चलो दोस्त, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा सेतु। शिक्षा सेतु की इस लेक्चर में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। और हो सकता है कि आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखे, क्योंकि थोड़ा लग रहा है कि गला बच चुका है। ठीक है ना। आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला भी मतलब कहता है कि भाई कम बोलो कम बोलो, लेकिन क्या करोगे, 6 क्लास लेना पड़ता है डेली। ऐप पर 12 का 10 का डेली क्लास लेना पड़ता है। ठीक है ना। तो मेरे दोस्त, शिक्षा सेतु आपको यूट्यूब चैनल पर क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट का क्लासेस चलता है। क्या चीज का? क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट का क्लास चलता है, याद रखिएगा मेरे मित्र। आज का जो लेक्चर है क्लास 10 की इतिहास, क्लास 10 के इतिहास का। ऐसे क्लास 10 की इतिहास जब पढ़ोगे तो इससे सब्जेक्टिव, जिसको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर कहा जाता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। इससे आपको 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 का जवाब देना होता है। ठीक है ना, आपको पता ही होगा। 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का जवाब देना और एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो ये दोनों 3 क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर कैसे होगा? तो मेरे दोस्त, यहाँ पे ज्यादा नहीं, 30 क्वेश्चन याद कर लीजिए। कितना? 30 क्वेश्चन। तो याद रखना है मेरे दोस्त, यहाँ पे क्लास 10 के इतिहास का 30, टॉप 30 एकदम सेलेक्ट करके, पूरे बुक से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं मेरे दोस्त। बस ये सामाजिक विज्ञान के एग्जाम के लिए क्लास 10 का है। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। इसका लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो लेक्चर नंबर 1 में आपको 10 क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। यह शिक्षा सेतु के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बाजार किसे कहा जाता है? देखो, विश्व बाजार वह बाजार होता है जहां पे विश्व की हर एक वस्तु खरीदने के लिए उपलब्ध होता है। जैसे कि हमारा भारत के लिए विश्व बाजार मुंबई है। मुंबई में हर एक वस्तु मिल जाएगा, दुनिया की हर एक चीज। ठीक है ना। वही कहा, विश्व बाजार क्या है? तो विश्व बाजार ऐसे बाजार को कहा जाता है जहां सभी देश की वस्तु, सभी देश, पूरा दुनिया की वस्तु, सभी, चाहे कहीं के ले लो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे आप कहीं के भी, ठीक है ना, कहीं की वस्तु। तो क्या विश्व बाजार ऐसा बाजार होता है जहां सभी देश की वस्तु, सभी देश की वस्तु क्या होता है, आम लोग के, आम लोग, आम जनता जो होता है, हम लोग, आप आम जनता है ना, नॉर्मल लोग, आम जनता के खरीदने के लिए उपलब्ध होता है। जिससे भारत के लिए आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी जो है मुंबई है। ऐसा ही विश्व बाजार है। मेरे दोस्त, विश्व बाजार का डिफिनेशन कहना बहुत इजी है। ये क्वेश्चन देखो 2016 के साथ 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। तो विश्व बाजार कैसे कहोगे? तो विश्व बाजार ऐसा बाजार होता है जहां पूरी दुनिया की वस्तु खरीदने के लिए उपलब्ध होता है, आम लोग के लिए, आम जनता के लिए। वो आम वाला वो नहीं, आम मतलब नॉर्मल जनता के लिए, लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध होता है। भारत के लिए विश्व बाजार मुंबई है, जहां पे हर एक दुनिया की वस्तु मिल जाता है। तो डिफिनीशन में किसी दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। और मेरे दोस्त देखना, यहाँ भी सबका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। नंबर आपको नीचे दिख रहा है। और कोर्स भी आप ले सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो केकेजी क्लासेस का। क्योंकि मेरा केकेजी क्लासेस और शिक्षा सेतु दोनों चैनल चलता है। केकेजी क्लासेस पर क्लास 12 का और शिक्षा सेतु पर क्लास 10 का क्लास चलता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? देखो, सलम पद्धति जो होता है, ये क्या होता है? सलम बस्ती। देखो, आप देखोगे बहुत जगह, कहीं कहीं जाओगे तो गरीबों की बस्ती होती है। फिल्मों में देखा होगा, गरीबों की बस्ती होती है। अपने टोला मोहल्ला में भी देखा होगा, जहां पे धनी लोग होता है वहां टोला धनी रहता है, पूरा एकदम घर बड़ा बड़ा। और जहां जाओगे तो एकदम ननी ननी घर, एकदम छोटे छोटे कुटिया सा, उसको सलम बस्ती कहते हैं। तो सलम बस्ती की शुरुआत जब हुआ, यानी कि जब औद्योगिकरण हुआ, तो उसमें क्या, बड़ा बड़ा फैक्ट्री आया। बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री जब लगा, तो फैक्ट्री में लगने के लिए भाई मजदूर की आवश्यकता पड़ता है। तो मजदूर क्या किया, मजदूर काम करने लगे। तो वहां के जो ठेकेदार, वहां का मैनेजर लोग था, वहां के जो काम करने वाले लोग वहां पे मजदूरी करते थे, उनको एक कहा कर फैक्ट्री के अगल बगल में, तनका अलग बगल में क्या बसा दिया, घर बसा दिया, घर बसा दिया, छोटी छोटी कुटिया बनाकर। तो वो सलम बस्ती बनने लगा, बस्ती हो गया। क्योंकि एक घर बना, दो घर बना, चार घर बना, 10 घर बना, बस्ती हो गया। देखो, उस बस्ती तो ठीक है, बस्ती तो बस गया, लेकिन ना उसको खाने के लिए खाना है, न पीने के लिए अच्छा पानी है, न वहां पे लाइट की व्यवस्था, न लाइन है, मतलब कुछ भी नहीं है, और पूरा कचरा है। उसी को सलम बस्ती कहा जाता है। चलो, आपको समझ में आ जाएगा अब क्या क्या जो मैंने बात बोला, उसी बात को इसमें लिखा हुआ होगा, बस थोड़ा सा सजाकर। क्या है? सलम बस्ती वैसे बस्तियों को कहा जाता है, सलम बस्तियों वैसे बस्तियों को कहा जाता है जहां फैक्ट्री के मजदूर निवास करते हैं। फैक्ट्री के वहां पे जो मजदूर होते हैं निवास करते हैं। मैंने जस्ट बताया, फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं, वहां पे जो निवास करते हैं, उसे सलम बस्ती कहा जाता है। सलम बस्ती वैसे बस्तियों को कहा जाता है जहां फैक्ट्री के मजदूर निवास करते थे। ठीक है ना। जहां का वातावरण अस्वस्थ था, जहां का वातावरण आपको सांस लेने का मन नहीं करेगा,
कोनो कोनो गली में जाओगे ना, इतना कचरा रहेगा ना, 1 मिनट रहने का मन नहीं करेगा, मन भिन्न-भिन्न करेगा। तो वही लेकिन स्लम बस्ती में जाओगे तो वहाँ का वातावरण बहुत कचरा था, अस्वस्थ, मतलब बिल्कुल हेल्दी नहीं था। ठीक है, मकान भी छोटा-छोटा था, मकान जो कुटिया के था, घर था, छोटा-छोटा था, जिनमें हवा, पानी, रोशनी आदि की व्यवस्था नहीं थी। ना हवा की व्यवस्था है, ना हवा शुद्ध मिल सकता है, कि इतना ना कचरा फैला हुआ है। पानी नहीं मिल पाता है भाई, पानी की व्यवस्था नहीं है। और रोशनी की तो बातें छोड़ दो, इलेक्ट्रिक रोशनी नहीं है। आदि रोशनी लड़की के नाम नहीं बोल रहा हूँ, रोशनी मतलब बिजली, लाइट, रोशनी आदि की व्यवस्था नहीं था, ठीक है ना। औद्योगिकरण नहीं था। औद्योगिकरण के कारण स्लम बस्ती की शुरुआत हुई थी। अभी जस्ट बताया मैंने, जब औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण में क्या बड़े बड़े फैक्ट्री आया। जब बड़े-बड़े फैक्ट्री आएगा तो बहुत मजदूर भी चाहिए ना। एगो फैक्ट्री कोई-कोई ऐसा होता है जिसमें 20-20 हजार लोग काम करता है, 1-1 लाख लोग काम करते रहता है। तो उतना लोग रहेगा कि भाई अगल-बगल में गाँव बस जाएगा। आप ही सोचो, अगर कहीं भी शहर में जब एक बड़ा फैक्ट्री आता है, तो उसके अगल-बगल में देखोगे, जहाँ रूम लेने जाओगे तो कहाँ के राहत ना उस फैक्ट्री में काम करते हैं। अधिकतम उस फैक्ट्री का लोग आए काम करने वाला रूम भाड़ा में लेकर रहता है। वही कहा, औद्योगिकरण के कारण स्लम बस्ती की शुरुआत हुई। ठीक है ना? कारखाना के मालिकों ने अपने अपने कारखाना के निकट स्लम बस्ती बसाई, ताकि मजदूर कारखाने के निकट और रहे और कारखाने में काम करे। समझ में आया क्या मैंने बोला? देखो स्लम बस्ती क्या है? स्लम बस्ती वैसे बस्ती को कहा जाता है, जहाँ फैक्ट्री के मजदूर निवास करते हैं। ठीक है ना? वहां का वातावरण अस्वस्थ है, ना वहां पे पानी है, ना रोशनी है, ना पानी, ना रोशनी, ना वहाँ का वातावरण, ना हवा सही है, ठीक है ना? किसी का व्यवस्था नहीं है, किसी चीज का अच्छा से व्यवस्था नहीं है, उसी को स्लम बस्ती कहते हैं। साथ में औद्योगिकरण के कारण स्लम बस्ती की शुरुआत हुई। औद्योगिकरण यानी कि कारखाने के मालिकों ने फैक्ट्री के निकट स्लम बस्ती बसाया, ताकि मजदूर कारखाने के निकट रहे और कारखाने में काम करे। सिंपल बात है, डिफिनीशन क्लियर है। और देखो एक चीज ध्यान रखना मेरे दोस्त, डिफिनीशन जितना लिखा हुआ है, परिभाषा जितना है, जरूरत नहीं कि आप पूरा सेम लिख दो। अगर आपके दिमाग में पूरा सेम फिट नहीं हो पा रहा, या जस के तस फिट नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर करने के प्रयास करो। क्या है कि जरूरत नहीं, हो सकता है कि वहां पे यह लिख सकते हो, वहां पे पानी स्लम बस्ती वैसे बस्तियों कहा जाता है जहाँ पे न पानी है, न रोशनी है, न हवा की व्यवस्था है, ठीक है ना। उसके बाद वातावरण वहां का अस्वस्थ है। मतलब इधर उधर एक लाइन इधर, क्योंकि पॉइंट वाइज होता है, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। यह होता है याद करने का तरीका। और यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2014, 2016, 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। भैया देखो, औद्योगिकरण जो है मजदूरों का आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया देखो, यह समझने वाली चीजें, समझ जाओगे सब खत्म। अब जब औद्योगिकरण हुआ, देखो ये कितना बार पूछा गया है, आप देखोगे तो चक्र खा जाओगे, 15 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में, यानी कि 7 बार एग्जाम में पूछ लिया ये। सोच लो भाई, ठीक है ना। लाजो रे पलाजो तो हर जान मारा था। क्या ये गाना हम सुने, लाजो रे पलाजो तो हर जान मारा था, हम कल लो ये भाई, ये क्या गाना गा रहा है। चलो अच्छी बात है, सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया, पहले क्वेश्चन समझिए। जो औद्योगिकरण हुआ, तो मजदूर लोग थे, उसकी जीवन में बहुत सारा बदलाव आ गया। बदलाव मतलब बहुत सारे रोड पर आ गए। इसका क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ, आजीविका मतलब उसकी जीवन लाइफ को प्रभावित किया। जब औद्योगिकरण आया तो उसके जीवन लाइफ को बुरी तरह प्रभावित किया। क्यों, कैसे? देखिए, जब पहले औद्योगिकरण नहीं था, तो पूरे भारत में, पूरे भारत में क्या छोटी छोटी कंपनी थी, ननी ननी कंपनी था, उद्योग था, नन्हे नन्हे उद्योग था। और उसमें 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, अगल बगल के लोग काम करते थे, ठीक है। काम करते थे तो उससे उनका पेट चलता था, खरीदते थे, पैसा मिलता था, काम। देखो आप ही सोचो, अगर गांव में बगल में अगर एक ननी चाय की फैक्ट्री है, मान लो तो अचार बनाने का ननी चाय की फैक्ट्री है, ठीक है। और उसी गांव में अगर बहुत बड़ा फैक्ट्री लग जाए अचार बनाने का, अगर बहुत बड़ा, और वो सस्ता में देने लगे, तो इसका कोई पूछ पाछ करेगा? ननकी फैक्ट्री को पूछेगा? नहीं पूछेगा। यानी कि ननकी फैक्ट्री में जो काम करने वाला व्यक्ति होगा, जब उसका काम ही नहीं चलेगा तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो उसको निकाल देगा तो भाई वो तो बेरोजगार हो गया। किसकी वजह से? बड़े फैक्ट्री की वजह से। तो औद्योगिकरण जब हुआ, तो औद्योगिकरण में बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब विदेशी कंपनियां
भारत में आया। तो विदेशी कंपनी आया तो वहां पे छोटा-छोटा जो कंपनी थी, छोटा-छोटा जो उद्योग था, वो अब इसके अलावा उसका पतन हो गया। पतन मतलब उसका समाप्त हो गया। वो पतन हो गया। पतन होने की वजह से क्या हो गया? पतन तो हो गया तो उस छोटे-छोटे कारखाने में, छोटे-छोटे फैक्ट्री में जो छोटे-छोटे उद्योग है उसमें काम करने वाले व्यक्ति लोग बेरोज़गार हो गए। बेरोज़गार हो गया भाई तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो खाना कहाँ से आएगा? बस वो सब लोग क्या करे झुंड बनाकर घूमने लगे। लो भाई झुंड बना के मतलब भाई एगो फैक्ट्री थोड़ी था, हज़ारों फैक्ट्री पे प्रभाव पड़ा। जब बड़ा-बड़ा फैक्ट्री लग जाएगा तो छुटकी की कौन पूछेगा? तो छुटकी में जो काम कर रहा है लाखों की संख्या में लोग छोटी-छोटी 20-20, 20, 25-25, 40-50 ऐसे काम कर रहा है। वो लोग क्या करेगा भाई इस सबका छूट गया, तो सब लोग गुट बनाकर घूमने लगा। एक होता नहीं है जो आपके अगर गली में देखिएगा 5-6 गो लड़का लोग एकदम मवाली लेखन गुंडावा लेखन घूमे रहेगा, सिगरेट धुके रहेगा। उसी तरह गुट बनाकर सब घूमने लगा और घूमते-घूमते बड़ा-बड़ा फैक्ट्री में घुस के उसका मशीन को तोड़ने लगा। भाई उसको खाने के लिए नहीं है। बड़े फैक्ट्री आने की वजह से उसका फैक्ट्री उजड़ गया। खाने के लिए कुछ नहीं तो क्या करेगा बेचारा? आज मरना ही है, कल मरना ही है, चलो भाई मरते हैं। देखो अब क्या है, आपको बात जो भी बोले समझ में आया होगा। अब देखिए, देखो औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े-बड़े कारखाने का विकास हुआ। मैंने जस्ट बताया औद्योगिकरण के कारण बड़े-बड़े कारखाना मतलब फैक्ट्री, उद्योग, बड़े-बड़े कारखाना का विकास हुआ। जिसके सामने कुटीर उद्योग वह होता है जो छोटा उद्योग होता है, जो गाँव के 20, 40, 50 लोग को मिलकर एक फैक्ट्री उद्योग बनाता है। उद्योग मतलब फैक्ट्री ही होता है। तो जिसके सामने कुटीर उद्योग टिक नहीं सका, टिकना मतलब उसका पतन हो गया, टिक नहीं सका और उनका पतन हो गया। मैंने जो भी शब्द यूज़ किया है, शब्द इसमें लिखा हुआ है, बशर्ते इधर-उधर करके और एक लाइन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े-बड़े कारखाने का विकास हुआ, बड़े-बड़े फैक्ट्रियाँ आई। फैक्ट्रियाँ मतलब अब कंपनियाँ आई। जिसके सामने कुटीर उद्योग यानी कि छोटे फैक्ट्री टिक नहीं सका। कुटीर उद्योग टिक नहीं सका और उसका पतन हो गया। कुटीर उद्योग में जो छोटा उद्योग था, कुटीर उद्योग में काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो गए। भाई सही बात है कि कुटीर उद्योग में जो भी काम करने वाले लोग बेरोजगार हो चुके हैं। क्यों बेरोजगार हो गए आपको पता है? क्योंकि छोटका का कौन पूछेगा, बड़का का ना पूछेगा। तो कुटीर उद्योग में काम करने वाला मजदूर बेरोजगार हो गया। उसके पास मजदूर के पास उसके पास दैनिक उपयोग, दैनिक मतलब डेली डेली दिनचर्या जो होता है, डेली के दैनिक उपयोग की वस्तु भी खरीदने के लिए पैसा नहीं था। यानी कि खाने की वस्तु आपको देखो सुबह के सुबह चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, मिर्च चाहिए, तेल चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, तब ना खाना बनेगा। भाई इतना सामान तो चाहिए। तो डेली यानी कि दैनिक उपयोग की वस्तु की खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था उस मजदूरों के पास। अब वे झुंड बनाकर मतलब गुट बनाकर, झुंड बनाकर घूमने लगे और मशीनों को तोड़ने लगे। भाई बड़े-बड़े फैक्ट्रिया के मशीन तोड़ने लगे, ठीक है ना? तोड़ने लगे और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए आंदोलन भी करने लगे। यानी कि अपनी स्थिति के भाई हमको भी काम दो, नहीं तो भागो तो यहाँ से हमको काम जो कर रहे थे करने दो भाई, तो हमको भ पेट पालो। तो क्या किया? झुंड बनाकर घूमने लगे और मशीनों को तोड़ने लगे और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए आंदोलन करने लगे। क्या करने? आंदोलन भी करने लगे। इस तरह औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया। इस तरह औद्योगिकरण ने मजदूरों का आजीविका को प्रभावित किया। देखो मुझे इतना आशा है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। मैंने जो भी शब्द उपयोग किया, वही शब्द इसमें लिखा हुआ है। मैं फिर भी एक बार अपने वाणी और अपने शब्दों के माध्यम से आपको समझाने की एक बार प्रयास किया जाता है। करते हैं, कैसे देखो। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े-बड़े कारखाना का विकास हुआ, बड़े-बड़े फैक्ट्री, बड़े-बड़े उद्योगों का विकास हुआ, जिसके सामने कुटीर उद्योग मतलब छोटा उद्योग, छोटा फैक्ट्री टिक नहीं सका और उसका पतन हो गया। कुटीर उद्योग यानी कि छोटे उद्योग में काम करने वाले मजदूर लोग बेरोजगार हो गए। उनके पास दैनिक वस्तु मतलब डेली की वस्तु खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। इसलिए वो झुंड बनाकर घूमने लगे और बड़े-बड़े कारखाने की मशीन तोड़ने लगे और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए आंदोलन करने लगे। इस तरह औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया। मेरे दोस्त ये सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नंबर आपको नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। मात्र 199 रुपया लग रहा है ऑल सब्जेक्ट के लिए। केवल आपको ये अब सोशल साइंस नहीं, सोशल साइंस में 5 गो बुक है। सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत, हिंदी सब मिल जाएगा। बस आपको नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ये समझ में आया? अगले क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन है, चलिए, बिहार के किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखें।
जो बिहार में किसान आंदोलन बहुत बार किसान आंदोलन हुआ है, इस पे एक टिप्पणी लिखना है। ये क्वेश्चन 2021, 2013, 2018, 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। देखो आपको पता है कि बिहार में किसान आंदोलन पर टिप्पणी है, कैसे लिख सकते हो देखो। भारत में पहली बार किसान आंदोलन बिहार में, देखो किसान आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था बिहार में, चंपारण में 1917 में। जब गांधी जी 19 अप्रैल 1917 में चंपारण आए थे, तो वहां पे सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह जिसका नाम दिया गया। और उसमें नील के खेती करने के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, अंग्रेजी ठेकेदार तो था, उसके खिलाफ किया गया था, ठीक है ना। तो याद रखना मेरे दोस्त, सिंपल बात कहता है, भारत में पहला किसान आंदोलन बिहार में 1917 के चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ। यानी कि सबसे पहला किसान आंदोलन चंपारण 1917 में चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ। पुनः मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबेर के अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुआ। यानी कि देखो, कभी भी क्वेश्चन का आंसर याद होता है पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज कैसे याद कर सकते हो, ये में पॉइंट होता है। पहला पॉइंट यह है, पहला पॉइंट नंबर 1, भारत में पहला किसान आंदोलन 1917 में चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ। दूसरा का यहाँ पे पुनः, दूसरा का मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ, मतलब स्थापना हुआ। फिर तीसरा का पॉइंट यहां से, तीसरा का पॉइंट 1928 को बिहार में स्वामी सहाजानंद सरस्वती ने किसान सभा का स्थापना की। फोर्थ पॉइंट यहां से, या फोर्थ पॉइंट यहां से। देखो पॉइंट वाइज याद होता है, कभी भी क्वेश्चन याद करोगे एक साथ कभी नहीं, पॉइंट वाइज, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने बिहार में किसान आंदोलन टिप्पणी लिखना है, और बाद में सबको जोड़ दीजिए। पहला, भारत में सबसे पहला किसान आंदोलन 1917 में चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ। पुनः मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में किसान सभा का स्थापना हुआ। फिर लिखोगे पुनः 1928 में 1928 में स्वामी सहाजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की। फिर आगे पुनः नवंबर 1929 में, नवंबर 1929 में सोनपुर मेला में स्वामी सहाजानंद सरस्वती ने किसान सभा का गठन किया। यानी कि 4 पॉइंट में याद करोगे याद होगा, एक साथ सोचोगे रट लूंगा नहीं रटाएगा भाई, याद करने वाली चीजें। तो पहला सिंपल बात है कि किसान, भारत में सबसे पहला किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ, जो आपको पता है बिहार में। ऐसे आप देख कहां से रहे हो, वीडियो लेक्चर आप देखना, एक बार कमेंट कर देना। दूसरा का आप याद करोगे पुनः मुंगेर में, पुनः मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबेर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ। पुनः 1928 में स्वामी सहाजानंद सरस्वती ने किसान सभा का गठन किया। पुनः सोनपुर मेला में 1929 में, सोनपुर मेला में 1929 में किसान सभा का गठन हुआ, किसके द्वारा, स्वामी सहाजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। तो यह इस तरह से आप याद करोगे, बहुत जल्दी याद होगा, मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं। याद करने का रियलिटी तरीका यही है। अगले क्वेश्चन देखो 15 नंबर को, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। दोस्त दांडी यात्रा समझिए, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता देते। दांडी यात्रा क्या था मेरे मित्र, दांडी यात्रा जो था वह बेसिकली नमक कानून को तोड़ना था। क्योंकि अंग्रेजों ने एक नमक कानून बना, नमक को भी टैक्स लगता था, और नमक कानून को तोड़ना था। तो उन्होंने साबरमती एक नदी है, तट पे जाकर कानून को तोड़ा। इनमें शुरुआत जब किए थे 5-6 व्यक्ति से, लेकिन लास्ट तक जाते कितना 1000 व्यक्ति हो गए। चलो इसके बारे में बात करते हैं, कैसे हुआ देखिए। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी की समुद्र तट तक लगभग 390 किलोमीटर की दूरी 80 सहयोगी के साथ प्रारंभ की थी। देखो यहाँ पे बहुत प्यारा सा एक लाइन है, समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन कहा कि महात्मा गांधी ने, यहाँ पे महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को एक आश्रम है जिसका नाम है गुजरात में साबरमती आश्रम। क्या है, साबरमती आश्रम से अपना जर्नी को स्टार्ट किया। जर्नी मतलब अपना प्रारंभ किया। जो 80 लोग थे, कितने, 80 लोगों से उन्होंने शुरू किया था। कितने व्यक्ति, 80 सहयोगी थे, याद रखना, मात्र 80 सहयोग। मैंने कहा आपसे कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को गुजरात के आश्रम, कौन आश्रम, साबरमती आश्रम से
डांडी की यात्रा मतलब डांडी की समुद्र मतलब समुद्र तट, समुद्र है, ठीक है ना। ध्यान रखें, डांडी की समुद्र तट तक 390 किलोमीटर की दूरी 80 सहयोगी से प्रारंभ किए साथ प्रारंभ किए, जिनमें लोग जुड़ते गए। मतलब 380 किलोमीटर बहुत दूर होता है भाई, जिनमें लोग धीरे धीरे उसमें जुटते गए, ठीक है ना। 80 लोग से शुरू हुआ था, लोग जुड़ते गए और डांडी तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या 50,000 हो गई थी। मात्र 80 लोग से शुरू हुआ था। कहीं भी काम होता है एक से शुरू होता है। और देखो डांडी तक पहुंचने में कितना, नहीं कि 390 किलोमीटर पहुंचने में उनको बहुत समय लगा होगा। भाई पैदल चलना है क्या, पैदल चलना है तो भाई समय लगेगा। और वहां तक पहुंचते पहुंचते में, ठीक है, पहुंचते पहुंचते में 50,000 लोग हो गए। वह यात्रा 24 दिन की थी। वह यात्रा 24 दिन का था। कितना, 24 दिन, 24 दिन की थी। 300 किलोमीटर चलने में, 400 किलोमीटर चलने में 24 दिन लगा। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी सरकार के नमक कानून को तोड़ा। और इस यात्रा को मुख्य उद्देश्य, जो ये यात्रा था इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाना और अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ना था। मेरे दोस्त जो भी बात यहाँ पे बताया है सब वही सेम है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। महात्मा गांधी ने, जरूरत नहीं सेम लिखो, मैं कितना बार बता चुका हूँ। इससे रिलेटेड जितना पॉइंट आपको दिमाग में बैठ जा रहा है पूरा लिखना है और अपने से लिखकर 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को गुजरात के वहां पे साबरमती आश्रम से समुद्र यानी कि डांडी के समुद्र तक 90 किलोमीटर की यात्रा 80 लोगों के 80 लोगों से प्रारंभ किया। 80 लोग से प्रारंभ किया। फिर उस डांडी यात्रा में डांडी तक पहुंचते पहुंचते उसमें 50,000 लोग जुड़ गए। 50,000 लोग जुड़ गए, ठीक है ना, जुड़ गए। कितने हजार, 50,000 लोग जुड़ गए। यह यात्रा 24 दिनों का था और उन्हें पहुंचा कब, याद रखना 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट तक पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी सरकार के नमक कानून को तोड़ा। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तट तक पहुंचकर इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तट तक पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ना था। वही यहाँ पे लिखा हुआ, दूसरा कुछ नहीं है। मेरे दोस्त देखो इतिहास होने की वजह से इसमें डिफिनेशन भी बड़ा बड़ा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन बढ़े या छोड़े इसे बताओ। 16 नंबर क्वेश्चन बढ़े या छोड़ दे, क्योंकि 5 क्वेश्चन बढ़िया है, ज्यादा क्वेश्चन बढ़ेंगे तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि समय लगता है ना पढ़ाने में। तो हम तो सोचेंगे कि 5 क्वेश्चन रहने देते हैं, 6 क्वेश्चन बढ़ेंगे तो आपको क्या याद नहीं होता है, तो 5 क्वेश्चन रहने देते, फिर 6 क्वेश्चन बढ़ेंगे तो फिर अभी लगेगा और समय। थोड़ा थोड़ा नन्ही नन्ही वीडियो रहेगा, नन्ही नन्ही क्लासेस रहेगा तो आपको देखने में मजा आएगा। तो इतना ही रहने देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन से आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहना मेरे दोस्त। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, थैंक यू।